मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सजीव और निर्जीव में अंतर, सजीव और लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर या डिफरेंस। तो देखिए, अलग अलग लक्षणों के आधार पर इनमें हम अंतर की बात करते हैं। सजीव मतलब जो जीवित है, जिनको अपन जीवित कह सकते हैं, और निर्जीव मतलब जो मृत है या जो हिलते डुलते नहीं है, अपने खुद के हिसाब से, खुद की इच्छा से कहीं पर भी आ जा नहीं सकते, गमन नहीं कर सकते, वो निर्जीव है। जो खुद की इच्छा से हलचल या गमन कर सकते हैं, वो सजीव है। अब ये से बहुत सारे लक्षण हैं जिससे कि सजीव और निर्जीव में अंतर देखा जा सकता है। तो देखिए, पहला देखते हैं अपन, ग्रोथ या वृद्धि की बात करते हैं। भार, आकार, लंबाई में या संख्या में वृद्धि करने वाले को क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं, लिविंग कहते हैं। और ये जो भार व संख्या और लंबाई में अपने आप स्वयं से वृद्धि नहीं कर सकता, उसे क्या कहेंगे? निर्जीव। देखिए, प्रजनन या रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? अपने ही समान, अपनी जाति के अस्तित्व को बचाने के लिए अपने ही समान जीव को पैदा करना क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। तो जाति के अस्तित्व के लिए सजीव प्रजनन क्रिया करता है, जबकि निर्जीव ये कर नहीं सकता। उपापचय क्रिया किसे कहते हैं? मेटाबॉलिज्म क्रिया, मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस किसे कहते हैं? भोजन का काटना, भोजन का बनना और कटना। मतलब भोजन को अपन ने लिया, जटिल भोजन को लिया, उसको डाइजेशन सिस्टम के दौरान सरल भोजन में बदला, सरल भोजन को बॉडी ने लिया, एनर्जी में काम आया, तो एनर्जी में काम आने का मतलब भोजन को कट गया, भोजन कट के एनर्जी बन गई और अपन ने वर्क किया, फिर वापस दोबारा भोजन को लेना पड़ेगा। तो ये क्रिया सजीव कर सकते हैं, जबकि निर्जीव नहीं कर सकते। इसके बाद में देखिए, उत्तेजना व चेतना, सोचने समझने की या बाह्य वातावरण के उद्दीपन से कोई चीज मिले और उसके थ्रू अपन कार्य करें, शरीर कार्य करे, तो उत्तेजना और चेतना सजीव कर सकते हैं, जबकि निर्जीव नहीं कर सकते। आकार की बात करें, आकार और आकृति करते हैं। आकार व आकृति की, तो आकार व आकृति सजीव की निश्चित होती है, जबकि निर्जीव की निश्चित नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे श्वसन क्रिया या रेस्पिरेशन सिस्टम। रेस्पिरेशन मतलब O2 को लेना, CO2 को छोड़ना, या कुछ में पादप और जंतु दोनों में श्वसन क्रिया कैसी होती है? O2 को तो लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। ठीक है। तो ये श्वसन क्रिया होना सजीव का लक्षण है, जबकि नहीं होना निर्जीव का लक्षण है। ठीक है, निर्जीव का होती नहीं है, तो लक्षण कहां से होगा? उसके बाद में देखिए, उत्सर्जन। उत्सर्जन किसे कहते हैं? शरीर में उत्पन्न हुए अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन या एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है ना। तो ये उत्सर्जन किस में पाया जाता है? सजीव में पाया जाता है, जबकि निर्जीव में नहीं पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण पादप सजीव होते हैं, वो इसके जस्ट बाद में पढ़ेंगे अपन। सजीव के प्रकार में पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करी जाती है। तो पादप सजीव होते हैं, तो सजीव द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है, जबकि निर्जीव में यह नहीं होता है। बात करें आगे जब जीवन संघर्ष की। जीवन संघर्ष मतलब जीने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, वो केवल सजीव करता है, निर्जीव को नहीं करना पड़ता। और अंततः लास्ट में मृत्यु होती है, तो सजीव की होती है मृत्यु, निर्जीव की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि निर्जीव जीवित ही नहीं रहता। आगे बात करते हैं अपन सजीव की टाइप्स ऑफ लिविंग। तो आगे बात करते हैं सजीव की या लाइव की। लाइव जो जीवित है, और इसे क्या कहते हैं? जीव या ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, सजीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जो आप देखते भी हैं। पहले आएंगे पादप, प्लांट्स, और दूसरे आएंगे जंतु या एनिमल्स। ठीक है, जंतु या एनिमल्स। और फर्स्ट है प्लांट्स। क्यों फर्स्ट क्यों लिखा मैंने प्लांट्स को? क्योंकि धरती पर उद विकास के दौरान धरती पर पहले निर्जीव चीज आई, फिर उसके बाद में सजीव में पादप आया, फिर उसके बाद में जंतु बने। मतलब प्लांट से ही एनिमल्स का निर्माण या उद्भव हुआ है। ठीक है। प्लांट्स के उदाहरण आप जानते ही हो, जैसे नीम, आम आदि। और एनिमल्स में घोड़ा, गधा, भैंस, मनुष्य इत्यादि आते हैं। ठीक है। अब प्लांट्स को पढ़ने के लिए, सजीव को पढ़ने के लिए, तो कौन सी विज्ञान की कौन सी शाखा है? बायोलॉजी। बायो मीन्स, बायोलॉजी का देखिए संधि विच्छेद करेंगे, बायो प्लस लॉजी। बायो मीन्स जीव और लॉजी मीन्स स्टडी। स्टडी मतलब अध्ययन। विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान कहते हैं इसे हिंदी में, बायोलॉजी।
देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? बायोलॉजी। और फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहेंगे? अरस्तु को। किसे कहेंगे? अरस्तु को। उसके बाद में बात करते हैं विज्ञान पादप को पढ़ने के लिए कौन सी विज्ञान जीव विज्ञान कौन सी शाखा है? बॉटनी, जो आप पहले वीडियो में भी देख चुके हो। बॉटनी वनस्पति विज्ञान, और जंतुओं को पढ़ने के लिए जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी के भी दो हो गए, जू प्लस लॉजी। जू मतलब जंतु, एनिमल्स, प्लस लॉजी मतलब स्टडी, वही जंतुओं को पढ़ने के लिए। और बॉटनी मतलब पादपों को पढ़ने के लिए, पादपों की स्टडी के लिए बॉटनी को लिया जाता है, बॉटनी में पढ़ा जाता है। उसके बाद में देखिए फादर ऑफ बॉटनी किसे कहेंगे? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस को। और फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहेंगे? वही अरस्तु को, क्योंकि अरस्तु ने सर्वप्रथम जीव के बारे में सर्वप्रथम अरस्तु ने बताया। और वो जीव कौन सा था? जंतु था। ठीक है ना, जंतु था, तो उसे जूलॉजी का फादर भी किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और मॉडर्न फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? लेमार्क। ठीक है, मॉडर्न फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? लेमार्क। धन्यवाद स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, या सजीवों का वर्गीकरण। देखिए सजीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वप्रथम बात करते हैं अपन कैरोलस लीनियस की। कैरोलस लीनियस ने क्या कहा? कैरोलस लीनियस इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैरोलस लीनियस कौन थे? द्विनाम पद्धति के जनक। कौन थे? द्विनाम पद्धति के जनक। अब द्विनाम पद्धति होती क्या है पहले तो ये देखिए आप। द्विनाम पद्धति क्या होती है? देखिए वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज है, और बहुत सारी कंट्रीज में एक ही एनिमल्स का या एक ही सजीव का बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम हैं। ठीक है ना, तो उन्हीं नामों को एक ऐसा नाम दिया जाता है, साइंटिस्टों द्वारा एक ऐसा नाम दिया जाता है जिससे कि उसे पूरे ऑल वर्ल्ड में उसी नाम से पहचाना जाए, या मतलब उसको पहचानने के लिए दिक्कत ना हो, सबको वो नाम पता हो या वही नाम वर्ल्ड में चर्चित हो। तो देखिए कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति निकाली, या द्विनाम पद्धति का उद्भव किया। और कैसे किया? किसी भी जंतु का दो नाम, जैसे कि जाति, पहले जाति का प्लस फिर आया वंश का नाम रखा, और वो पूरे दुनिया में फैला दिया गया, या उसे को पूरी दुनिया में उसी नाम से जाना जाता है। जैसे मनुष्य का क्या नाम है? होमो, इसकी जाति है मनुष्य की, और सेपियंस, सेपियंस क्या है? अपना वंश है। ठीक है ना, तो होमो सेपियंस अपना साइंटिफिक नेम है, इसे वैज्ञानिक नाम कहा जाता है। अलग अलग जंतुओं का, अलग अलग जीवों का, अलग अलग पादपों का अलग अलग द्विनाम पद्धति के दौरान नाम है। कौन क्या नाम है? साइंटिफिक नाम। इन्हें क्या कहते हैं? वैज्ञानिक नाम भी कहते हैं। इसीलिए कैरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। द्विनाम पद्धति ये वाली है, पहले जाति का और फिर वंश का नाम आए। ठीक है, और जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जीवों को सरलता से पहचानने के लिए और सरलता से अध्ययन करने के लिए। नए नए जीवों का अलग अलग दिनों पे अलग अलग उद्भव होता है, अलग अलग पता चलता है, तो उनको कहां पर रखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, उनके बारे में क्या क्या लिखना है, तो सरलता से पहचानने और उनके अध्ययन के लिए जीवों का वर्गीकरण आवश्यक था। ठीक है, जीवों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। तो देखिए जीवों मतलब सजीवों का वर्गीकरण, जंतु और पादप मिक्स है, दोनों का वर्गीकरण, जंतु और पादप और जितने भी जीव हैं, बैक्टीरिया वगैरह जितने भी सजीव हैं, उनका वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? R.H. विटेकर। ये पूछा जाता है, ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने जीवों का वर्गीकरण किया, सर्वप्रथम किया। और इन्होंने कितने जो पहचाना जाता है, मतलब जिनको ज्यादा प्रचलित है, 5 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण, मतलब इन्होंने जीवों का वर्गीकरण कितने भागों में किया? 5 भागों में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 5 भाग कौन कौन से थे। तो पहला भाग था मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, फंजाई मींस फफूंद, प्लांटी जिसमें सारे प्लांट्स पढ़ते हो आप,
प्लांटी और लास्ट था एनीमिलिया, जिसमें सारे जंतु पढ़ते हो, एनीमिलिया। ठीक है, अब प्रोटीन देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं पांचों जगत के कुछ लक्षणों की और उनके थोड़े थोड़े उदाहरणों की, जिससे आपको मोटा मोटा समझ में आएगा कि ये पांचों जगत में क्या चीज है और कैसे है क्या नहीं है। तो पूरे जितने भी दुनिया में सजीव होते हैं वो सारे इन पांचों जगतों में रखे जा चुके हैं और रखे जा रहे हैं। अभी अभी नई नई जनरेशन या नए नए वंशों का, नई नई जातियों का पता चल रहा है, तो वैसे वैसे उनको इनमें सेट किया जा रहा है वर्गीकरण के थ्रू। तो देखिए अपन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनीमिलिया के लक्षणों की बात करते हैं। फर्स्ट लक्षण देखिए, कोशिका का प्रकार। सभी सजीव किसी ना किसी कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। सबसे सजीवों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका ही है। कोई सा भी सजीव कोशिका से मिलकर तो बना ही होगा। तो देखिए मोनेरा प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बना होता है। व्हाट इज ए प्रोकैरियोटिक सेल्स? क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका? ऐसी कोशिका जिनके ऊपर, कोशिकाओं के ऊपर झिल्ली का अभाव हो, मतलब कमी हो या झिल्ली हो ही नहीं, जिनमें कोशिकांग, केंद्रक, मतलब जब केंद्रक पे केंद्रक झिल्ली नहीं होगी तो केंद्रक अनुपस्थित हो, ऐसी कोशिका को क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका। मोनेरा सबसे सूक्ष्म जीव है, धरती पे सबसे पहले आया होगा धरती पे, उसके बाद इनसे ये बने, इनसे ये बने, इनसे ये बने और इनसे ये बने। ठीक है ना। मोनेरा के बाद में आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन सी कोशिका? यूकैरियोटिक कोशिका, जो सर्वसंपन्न कोशिका होती है जिनमें झिल्लियां पाई जाती है। तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनीमिलिया सब में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। आगे बात करें केंद्रक झिल्ली की। प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं है, अभाव है, कमी है, मतलब झिल्ली अनुपस्थित है। यहाँ पर उपस्थित है प्रोटिस्टा में, फंजाई में उपस्थित है, प्लांटी में उपस्थित है और एनीमिलिया में भी उपस्थित है। काय संरचना मतलब शरीर की संरचना। काय मतलब शरीर की संरचना कैसी होगी? एक कोशिका मतलब एक कोशिका में पूरा ही शरीर होगा। मोनेरा में सूक्ष्म जीव आता है तो आ जाता है आराम से, इनमें एक कोशिका में पूरा शरीर। प्रोटिस्टा में भी एक कोशिका में पूरा शरीर होगा, एक कोशिका से ज्यादा अलग होते हैं, दूसरा कोशिका अपना खुद का शरीर रखती है। फंजाई, फफूंद बहुकोशिकीय होती है। प्लांटी बड़े बड़े पादप, उनमें उत्तक भी पाए जाते हैं, अंग भी पाए जाते हैं और तंत्र भी पाए जाते हैं। व्हाट इज ए टिश्यू? उत्तक, ऑर्गन और सिस्टम किसे कहते हैं? देखिए एक कोशिका होती है और दो या दो से अधिक समान प्रकार की कोशिका जो एक ही कार्य करती है उत्तक कहलाती है। समान कार्य करने वाले उत्तक अंग कहलाते हैं और समान कार्य में भाग आने वाले अंग तंत्र कहलाते हैं। और बहुत सारे अलग अलग तंत्रों से बॉडी या शरीर का निर्माण होता है। तो उत्तक अंग तंत्र प्रकार के बड़े प्लांट होते हैं और बड़े ही जंतु उत्तक अंग तंत्र प्रकार के होते हैं। इसके बाद बात करें पोषण की विधि। पोषण विधि मतलब खाना किस तरीके से खाते हैं या किस प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं। तो देखिए मोनेरा में एक उदाहरण है नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, जो स्वपोषी होता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। स्वपोषी मतलब खुद का खाना स्वयं बना रहा है, खुद खा रहा है, मस्त रह रहा है। परपोषी दूसरे को मारकर खाने वाला। तो स्वपोषी होते हैं कुछ उदाहरण स्वपोषी के, कुछ उदाहरण परपोषी के। परपोषी जैसे मृत मतलब मरे हुए को खाना, और परजीवी दूसरे के ऊपर ही निर्भर रहना। परजीवी मतलब दूसरे के ऊपर ही जीवित रहना, उसी का खा रहे, उसी को नुकसान पहुंचा रहे। जो बीमारियां करते हैं बैक्टीरिया वो सब इसमें आते हैं मोनेरा में, और कुछ अच्छे भी बैक्टीरिया आते हैं। स्वपोषी और परपोषी कौन है? प्रोटिस्टा, परपोषी, भंजाई, फफूंद हमेशा दूसरे भोजन के ऊपर ही मिलती है अपने को, तो वो हमेशा परपोषी होती है, स्वपोषी नहीं होती। मृतपोषी और परजीवी। मृतपोषी मतलब मरे हुए के ऊपर भी, और परजीवी मतलब दूसरे जीवित व्यक्ति के ऊपर खुद का जीवन यापन करती है। प्लांटी में कुछ सदस्य, अधिकतर सदस्य, कुछ क्या अधिकतर सदस्य स्वपोषी होते हैं। जितने प्लांट देखोगे अधिकतर प्लांट्स जो ग्रीन होते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। कुछ परजीवी भी होते हैं, जैसे कुछ बेल वगैरह दूसरे पेड़ के ऊपर ही उग जाती है, ठीक है। और पादप संभोजी भी होते हैं। कुछ पादप संभोजी मतलब जंतुओं को मारकर खाने वाले पादप भी होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं एनीमिलिया या जंतु। एनीमिलिया में कौन से? परपोषी और मृतपोषी। एनीमिलिया मतलब जंतु कभी भी स्व प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाते, तो वो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। एनीमिलिया मतलब जंतु सदैव प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, मतलब हमेशा पादप पर किसी ना किसी तरीके से पादप पर ही निर्भर रहेंगे। परपोषी या मृतपोषी होते हैं। उदाहरण देख लीजिए, मोनेरा में कौन आएगा? मोनेरा में बैक्टीरिया आएंगे। आधे बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया किसमें आते हैं? मोनेरा में आते हैं। नील हरित शैवाल भी किसमें आता है?
मोनेरा के ग्रुप के अंदर। यूग्लिना और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ मलेरिया की बीमारी करने वाला, और यूग्लिना ये सब किसमें आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं। म्यूकरराइजोपस ये भून के उदाहरण हैं, ये सब किसमें आते हैं? फंजाई में आते हैं। प्लांटी में सेवाल मतलब कंजी, जो हरी कंजी रहती है पानी के आसपास, वो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जितने प्लांट्स होते हैं सब किसमें आते हैं? प्लांटी में आते हैं। और जितने भी जंतु होते हैं, मछलियां, गधे, घोड़े, उभयचर, मेंढक, मगरमच्छ इत्यादि, मनुष्य, व्हेल मछली, हाथी, सब किसमें आएंगे? एनिमेलिया में आएंगे। तो आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई।